तो बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम करते हैं। 1913 में बोहर ने हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम जो है वो लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब करके और जो री एमिट करता है, तो कौन कौन से वेवलेंथ की लाइट को री एमिट करता है ना, वो बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। तो बोहर ने उसको एक्सप्लेन किया। तो 1913 में एक्सप्लेन किया, अपना मॉडल जो है एक प्रपोज किया, थियोरेटिकल मॉडल, और 1922 में उसके लिए बोहर को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो अपन ने जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखा था उसमें मेन प्रॉब्लम क्या था भाई, रदरफोर्ड ने बोला कि हर एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो उसके न्यूक्लियस में है जो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ जो है वो सर्कुलर मोशन करते हैं। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। तो और इस मॉडल में मेन प्रॉब्लम क्या थी भाई, मेन प्रॉब्लम ये थी कि यदि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यदि एक्सेलरेट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली इसमें से रेडिएशन निकलता जाएगा। फिर ये पार्टिकल सपोज यहाँ आ गया तो रेडिएशन निकलता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन निकलने का मतलब क्या निकला कि इसकी एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे इसकी ऑब्वियसली रोटेशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही इसमें, तो एनर्जी कम होती जाएगी। तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार जो है वो धीरे धीरे कायदे से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम करके और फिर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली इससे तो फिर मॉडल फेल हो जाता है ना, कि वो एक छोटे से टाइम में जो है वो यदि न्यूक्लियस में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो ये मॉडल है ना वर्क नहीं किया। तो इस प्रॉब्लम को बोहर ने जो है वो रेक्टिफाई किया। और तो देखते हैं बोहर ने क्या प्रपोज किया। तो बोहर ने क्या प्रपोज किया कि जैसे रदरफोर्ड ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, तो बोहर ने कहा है ना ये करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, पर किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है। स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ घूम सकता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। और बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है जब वो रोटेट कर रहा है, बल्कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो क्वांटाइज्ड है। तो क्या मतलब निकला कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हुआ इलेक्ट्रॉन का, mvr। ठीक है, तो ये mvr जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है, वो मल्टीपल्स ऑफ h/2π में ही वैल्यूज ले सकता है। तो mvr कितना हो जाएगा, nh/2π। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो गया, है ना। ठीक उसी तरह से जैसे आइंस्टीन ने फोटोन पैकेट्स के लिए कहा था कि फोटोन पैकेट जो है वो कोई भी एनर्जी नहीं रख सकते हैं, h न्यू ही एनर्जी कैरी कर सकता है कोई फोटोन। ठीक है, मतलब हाफ h न्यू नहीं कर सकता है, 3/2 h न्यू नहीं कर सकता है, h न्यू एनर्जी ही कैरी कर सकता है। तो बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो h/2π के मल्टीपल्स में ही रहेगा। तो जैसे मोमेंटम जो है वो सपोज किसी एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है h/2π, किसी दूसरे मोमेंटम का किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है 2h/2π। ठीक है, पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो जैसे सपोज हाफ h/2π नहीं हो सकता है, ये नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा अब आप देखें जरा, ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को हम जो डी ब्रॉय वेवलेंथ की जो रिलेशन है उससे भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? तो आपको याद होगा जैसे अपन ने ये केस डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन को यदि हम कन्फाइन कर देते हैं किसी बॉक्स में जिसका डायमेंशन जो है L है और वो यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रहा है ना, लेफ्ट और राइट, बस इसी टाइप से।
तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी भी रखता है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो बेसिकली इस पार्टिकल के डायमेंशन में स्टैंडिंग वेव बनाती है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव बनाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, λ/2। ठीक है, या फिर मल्टीपल्स ऑफ λ/2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो L जो है वो कितना हो जाएगा, n λ/2। ठीक, ये रिलेशन तो अपन देख चुके हैं। और उसके बाद में अपन ने डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv एस्टैब्लिश किया था और इसके एनर्जी स्टेट्स निकाले थे। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन रख सकता है। एग्जैक्टली सेम चीज हम एटम के केस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम के केस में यदि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस यदि r है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हुआ, 2πr। ठीक है, और ये जो है वो λ/2 के मल्टीपल्स में होगा। पर ये कितने मल्टीपल में होगा, ये एक्चुअली 2n मल्टीपल में होगा। जैसे यहाँ n था ना, यहाँ पे 2n मल्टीपल में होगा। तो बेसिकली मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये n लैम्डा के मतलब लैम्डा के मल्टीपल में होगा 2πr जो है। और ये लैम्डा के मल्टीपल में क्यों होगा, λ/2 के मल्टीपल में क्यों नहीं होगा, है ना, इसको देख लेते हैं। है ना, इनफैक्ट यदि आप स्टैंडिंग वेव बनाएं सर्कुलर वाले इसमें, तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। तो यदि हम बनाते हैं, है ना, स्टैंडिंग वेव बनाते हैं जरा, तो इलेक्ट्रॉन वेव हम ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये एक वेवलेंथ ये हो गई, दूसरी वेवलेंथ ये हो गई, तीसरी वेवलेंथ ये हो गई। देख रहा है। अच्छा, अब ये जो पोर्शन जो बचा है, ये जो पोर्शन जो बचा है, इसमें यदि हम हाफ वेवलेंथ डालें, ठीक है, तो हाफ वेवलेंथ यदि हम डालते हैं, दूसरे कलर में कर देता हूं इसको, तो हाफ वेवलेंथ डालेंगे तो कैसी बन जाएगी, ऐसी हो जाएगी। देख रहा है। तो अब जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुरू हो गया, क्योंकि हाफ वेवलेंथ डालेंगे तो ये अब ये वेवलेंथ जो है वो इस तरह से जाएगी, तो ये इन दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है वो जो बचा हुआ जो पोर्शन है, इसमें फुल वेवलेंथ का आना जरूरी है। आप देख रहे हैं। तो इसको जो है वो फुल वेवलेंथ आएगी, तभी जो है वो कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे n लैम्डा। और लैम्डा कितना था, लैम्डा की वैल्यू यदि हम डी ब्रॉय वेवलेंथ से हम लगा देते हैं, तो लैम्डा था आपका h/mv। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या रिलेशन आ गया, mvr इज इक्वल टू n h/2π। एग्जैक्टली ये रिलेशन आ गया। आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम रिलेशन आ गया डी ब्रॉय वेवलेंथ से। तो है ना, काफी पावरफुल रिजल्ट है। तो एक तरह से बोहर मॉडल का जो बेस रिलेशन है, जो फंडामेंटल रिलेशन है, वो यही है। ठीक है, अब इसको यूज करके हम हर ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं, अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं, है ना, किस किस ऑर्बिट में क्या क्या एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो निकाल सकते हैं, जो अलाउड है, अलाउड एनर्जी लेवल्स, है ना, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी स्पेसिफाइड ही है ना, मल्टीपल्स में ही रह सकता है किसी एक नंबर के। तो एनर्जी भी जो है वो भी स्पेसिफाइड होगी, स्पेसिफाइड एनर्जी रह सकती है इलेक्ट्रॉन की, वो अलग अलग एनर्जी सारी अपन निकालेंगे। वेलोसिटी कौन कौन सी रह सकती है इलेक्ट्रॉन की, है ना, वो भी निकल जाएगा। तो ये बेसिकली बेस रिलेशन है, इससे बाकी सारे रिलेशंस निकल जाएंगे। तो बोहर मॉडल का जो फंडामेंटल पोस्टुलेट जो अपन ने देखा, वो पोस्टुलेट क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, ये फंडामेंटल पोस्टुलेट है बोहर मॉडल का, L इज क्वांटाइज्ड। और क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या निकला कि L जो है एंगुलर मोमेंटम कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है, ये h/2π के आगे n है, और जो n जो है इंटीजर है। ठीक है, 1.2 1.3 वैसे नहीं हो सकता, 1 2 3 4 इस तरह की ही वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल था बोहर का।
इससे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है ना अराइज करते हैं, जो अपन सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। यहाँ अभी अपन केवल ये और डिस्कस कर लेंगे कि बोहर ने वो जो रदरफोर्ड मॉडल में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि एक तो एटम का जो रेडियस है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का जो रेडियस है, वो भी क्वांटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और क्वांटाइज होने का, जब भी हम वर्ड क्वांटाइज वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो भी वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, डिस्क्रीट है। इन द सेंस कि यदि रेडियस क्वांटाइज हुआ, उसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी रेडियस में नहीं रह सकता, फिक्स्ड रेडियस में ही रह सकता। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है वो या तो यहाँ रहेगा, है ना, या फिर यहाँ इस वाले रेडियस में रहेगा जो इस तरह से रिवॉल्व करेगा, या इसके आगे किसी रेडियस में रहेगा, इस तरह से रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं, है ना। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन थोड़ा डिफरेंट तरह से एग्जिस्ट करता है, बट बोहर मॉडल में ये था। ठीक है, इस मतलब अब ये जो ये बीच वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है एज पर बोहर मॉडल। ठीक है, तो एक कॉन्सिक्वेंस तो ये हुआ इसका, और अपन निकालेंगे कि क्या रेडियस की क्या वैल्यू आती है। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, वो भी कोई भी एनर्जी नहीं रह सकती है, वो भी क्वांटाइज्ड होगी। ये जो मैं n में लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि, है ना, ये n के किसी एक पर्टिकुलर मल्टीपल में क्वांटाइज होती है, वो अपन देखेंगे अभी, है ना, नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे इनफैक्ट। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब एनर्जी भी स्पेसिफिक वैल्यूज ही ले सकती है। ऐसा नहीं है कि 0 से लेकर के और 100 यूनिट्स तक कोई भी वैल्यू ले ले ना, है ना। यदि कोई इलेक्ट्रॉन को 0 से लेकर 100 यूनिट्स तक की एनर्जी की वैल्यू लेनी है, तो कुछ इस टाइप का आएगा, जैसे, है ना, 2 यूनिट होगी उसकी एनर्जी, या 8 यूनिट होगी, है ना, या 64 यूनिट होगी, या कुछ इस टाइप से, है ना। ये बीच का जो वैल्यूज हैं, है ना, 3, 4, 5, 6, इस तरह की एनर्जी वो ले ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इस तरह से। तो ये किसका कॉन्सिक्वेंस है? ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है बोहर का, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल डी ब्रॉय वेवलेंथ कंडीशन से भी आ रहा है, ये भी अपन ने देख लिया। ठीक है, ये बेसिकली यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, है ना, और इससे जो रदरफोर्ड मॉडल की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होती है वो देख लेते हैं अपन। तो जो रदरफोर्ड मॉडल से जो डिफरेंस आया बोहर मॉडल में, वो डिफरेंस किस चीज में आया? प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का प्रोसेस बोहर मॉडल में रदरफोर्ड मॉडल से कंप्लीटली डिफरेंट है, और उससे जो रदरफोर्ड मॉडल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रदरफोर्ड मॉडल में रेडिएशन का प्रोसेस क्या था कि रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है? क्लासिकल थ्योरी बोलती है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है वो रेडिएशन एमिट करेगा, एमिट्स रेडिएशन। कोई भी चार्ज को हम एक्सेलरेट करेंगे तो रेडिएशन एमिट करेगा, और रेडिएशन एमिट करेगा तो ऑब्वियसली एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, अपनी जो एनर्जी होगी उसी में से तो रेडिएशन एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करने में तो एनर्जी लगती है। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है ना, यहाँ गया फिर यहाँ गया, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो अब ये क्या कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट करता जाएगा। ये रेडिएशन एमिट किया, ठीक है, तो अब इसके पास में इतनी वेलोसिटी नहीं रह गई, एनर्जी थोड़ी निकल गई, है ना, तो ये नीचे वाले ऑर्बिट में आ गया, है ना, इस वाले ऑर्बिट में आ गया, और फिर इस वाले ऑर्बिट में आकर के फिर रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर एनर्जी तो ये कॉन्टिन्यूसली रिलीज कर रहा है। इस वाले में क्या है, एनर्जी रेडिएशन इज कॉन्टिन्यूअस, दिख रहा है भाई, जब तक ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा, जब तक एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, है ना, और वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूअसली रिलीज कर रहा है। तो इसका पाथ किस टाइप का हो जाएगा, ये तो एक बार में घूम करके सीधा ये दिख रहा है, ये भाई न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता रहेगा और ये एनर्जी रेडिएट करता रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएट करता रहेगा।
ठीक है। बोहर मॉडल में इसको कैसे सॉल्व किया, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ एनर्जी रेडिएशन है, बोहर मॉडल में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है इसको अपन देख लेते हैं एक बार। तो बोहर मॉडल में क्या है, बोहर मॉडल में एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ दो एनर्जी लेवल बना रखे हैं अपन ने, ये सपोज एनर्जी लेवल 1 है और ये एनर्जी लेवल 2 है। ठीक है, बल्कि इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 1 बोल देता हूँ। अंदर वाला 1 है, बाहर वाला 2 है। ठीक है, अब क्या है, सपोज इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में घूम रहा है। ठीक है, तो बोहर के मॉडल में क्या है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी नहीं रिलीज कर सकता है। ये जो कॉन्टिन्यूस वाला जो एस्पेक्ट आ रहा था ना, लगातार एनर्जी थोड़ी थोड़ी रिलीज हो रही है, वो थोड़ी तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि यदि थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगा तब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, पर यहाँ तो आ ही नहीं सकता है। वो या तो 2 में रहेगा या 1 में रहेगा, बीच वाली कोई भी एनर्जी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो बोहर के मॉडल में क्या है, ये जो कॉन्टिन्यूस वाला जो पोर्शन जो था रदरफोर्ड मॉडल में, वो खत्म हो गया। ठीक है, और तो बोहर के मॉडल में एनर्जी कैसे रिलीज होगी, तो बोहर के मॉडल में एनर्जी रिलीज होने के लिए इलेक्ट्रॉन को इस लेवल से इस लेवल तक पूरा जंप करना पड़ेगा एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, एक बार में जंप करना पड़ेगा, और एक शॉट में एक फोटोन एमिट हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है ना, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, करेंगे अभी आगे के वीडियोस में। तो ये डिफरेंस है। और एक इनरमोस्ट ऑर्बिट होगा, उसके नीचे जो है वो कोई एनर्जी लेवल ही नहीं होगा। ठीक है भाई, जैसे थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड पे आया, सेकंड से फर्स्ट पे आया, 2 फोटोन रिलीज कर दिए। ठीक है, और फर्स्ट के बाद में नीचे का, इसके नीचे कोई एनर्जी लेवल है ही नहीं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो अब इससे नीचे वो जा ही नहीं सकता। तो अब ये जो है लोअर मोस्ट एनर्जी ऑर्बिट में जो है वो मतलब रिवॉल्व होता ही रहेगा बिना कोई एनर्जी को रिलीज किए। आप समझ रहे हैं? तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जो है लोअर मोस्ट ऑर्बिट पे आ जाएंगे, है ना, उसमें फिर मतलब बाकी चीजें लगती हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, है ना, केमिस्ट्री में। तो बेसिकली जो लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल पॉसिबल है ना, ये बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सारे लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे, तो वो तो नहीं होता है ना। लोअर मोस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा और वहां पे आकर के फिर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे नीचे वो जा नहीं सकता है। जैसे मतलब कहने का मतलब, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऑर्बिट में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज ये वाला जो लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल है, उसमें एक्चुअली क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसके बाद वाला जो एनर्जी लेवल है उसमें 2n² मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला यदि सेकंड लेवल पे है तो ये फर्स्ट लेवल पे आ नहीं सकते, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो यहीं पे घूमता रहेगा पर एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, जैसे रदरफोर्ड मॉडल में कर रहा था। ठीक है, तो बोहर के मॉडल ने, है ना, इस तरह से जो है वो जो रदरफोर्ड मॉडल की जो प्रॉब्लम थी, है ना, उसको सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोज में अपन इसको नेक्स्ट वीडियोज में अपन ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स और रेडियस जो है ना, इसको निकालेंगे, ये बेसिक पॉस्टुलेट को यूज करके। फंडामेंटल पॉस्टुलेट यही है। ठीक है।